नमस्कार मित्रों, स्वागत है मेरे इस चैनल पर एक और नए वीडियो के साथ। आज हम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल से जो चीजें बाकी रह गई थी उसी का अध्ययन करेंगे। तो आइए जानते हैं। सबसे पहले हमने पढ़ाया था टाइप ऑफ ट्रायंगल के बारे में। इसमें साइड के अकॉर्डिंग तो विभाजन बताया था, लेकिन अकॉर्डिंग टू एंगल हमने नहीं बताया था। चलिए देखते हैं सबसे पहले क्या होता है। तो कोनों के आधार पर भी त्रिभुज को मित्रों तीन भाग में बांटा जाता है। पहला जो प्रकार होता है उसको बोलते हैं एक्यूट एंगल ट्रायंगल, यानी कि न्यून कोण त्रिभुज। तो ऐसा त्रिभुज जिसका प्रत्येक कोण 90 डिग्री से कम होता है, ये सारा जो कोण होगा लेस देन 90 डिग्री होगा। तीनों जो एंगल होगा लेस देन 90 डिग्री होगा। तो वैसा त्रिभुज, वैसा ट्रायंगल जिसमें प्रत्येक कोण का वैल्यू 90 डिग्री से कम होगा, उस त्रिभुज को हम लोग न्यून कोण त्रिभुज बोलते हैं। उसके बाद आ जाता है मित्रों फिर राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल यानी कि समकोण त्रिभुज। तो वैसा त्रिभुज जिसका एक कोण समकोण होता है, यानी कि 90 डिग्री के बराबर होगा। बाकी दो कोण हमेशा न्यून कोण ही होगा। बाकी का जो एक कोण होगा, ये दोनों कोण का वैल्यू अगर देखा जाएगा तो लेस देन 90 डिग्री ही होगा, लेस देन 90 डिग्री। उसी को हमने सिंबल में लिख दिया है। चलिए ये दोनों जो होगा, तो हर हमेशा ध्यान दीजिएगा कि त्रिभुज का एक कोण, दो कोण जो है, कम से कम दो कोण वो हमेशा 90 डिग्री से न्यून कोण यानी होगा ही, 90 डिग्री से कम ही होगा। जिसको 90 डिग्री से छोटे कोण को ही न्यून कोण बोला जाता है, यानी एक्यूट एंगल बोला जाता है। तो एक्यूट एंगल ट्रायंगल हो गया आपका न्यून कोण त्रिभुज, जिसमें तीनों कोण का मान जो है वह 90 डिग्री से कम होगा। तीनों आंतरिक कोण, हमेशा ध्यान दीजिएगा कि अंदर के कोण का बात किया जाता है। तीनों इंटीरियर एंगल, नॉट एक्सटीरियर एंगल, ठीक है। बाह्य कोण का बात नहीं किया जाता है। जैसे यदि इसको हम बढ़ाते हैं तो इधर भी एक कोण बनता है, तो इसे हम एक्सटीरियर एंगल बोलते हैं, एक्सटीरियर एंगल। लेकिन हर हमेशा हम इंटीरियर एंगल का ही बात करते हैं, इंटीरियर एंगल यानी कि आंतरिक कोण। इसी को हिंदी में बोला जाता है आंतरिक कोण। अब ये आपका कहलाता है बहिष्कोण या बाह्य कोण, बाह्य कोण, ठीक है। तो न्यून कोण त्रिभुज हो गया जिसका प्रत्येक एंगल 90 डिग्री से कम होगा, आंतरिक कोण। समकोण त्रिभुज वैसा होगा जिसमें एक कोण, केवल एक कोण का बात करते हैं, एक कोण का वैल्यू जो होगा वह हमेशा 90 डिग्री से 90 डिग्री के बराबर होगा, तो उसी को समकोण त्रिभुज कहते हैं। तीसरा होता है ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल यानी अधिक कोण त्रिभुज। ये अधिक कोण त्रिभुज क्या होता है, यदि किसी त्रिभुज में एक एंगल का जो वैल्यू है वो 90 से लेकर 180 के बीच होता है, यानी 90 डिग्री से ज्यादा होगा और 180 डिग्री से, 90 डिग्री से ज्यादा होगा और 180 डिग्री से कम होगा, इसी के बीच में, इन बिटवीन, इसी के बीच में आएगा। तो वैसे त्रिभुज को 90 डिग्री से अधिक और 180 डिग्री से कम, तो वैसा त्रिभुज को हम लोग क्या बोलेंगे, अधिक कोण त्रिभुज, ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल। बस यही है, कोण के आधार पर भी तीन गो, भुजा के आधार पर जैसे तीन प्रकार होता है उसी तरह कोण के आधार पर भी केवल तीन प्रकार ही होता है, और ज्यादा कुछ है नहीं। आइए सबसे इंपॉर्टेंट जो बात है कि प्रत्येक त्रिभुज में होता है क्या, गुरुत्व केंद्र होता है, लंब केंद्र होता है, परिकेंद्र होता है और अंतः केंद्र होता है। एक एक करके इन सभी विषयों पर चर्चा करेंगे कि ये क्या चीज होता है। इससे पहले हम जानेंगे मीडियन, किसी त्रिभुज की माध्यिका। तो माध्यिका क्या होता है मित्रों, हम मान लीजिए ये हमारा हो गया एक ट्रायंगल, ठीक है। अब हम नाम दे देते हैं इसका ABC। यदि इस ट्रायंगल को देखिए, ध्यान दीजिएगा, एक साइड का मान लीजिए मिड पॉइंट ए हो गया, इसे हम मान लिए E। ए वाला साइड का मिड पॉइंट है जिसको मान लेते हैं D, और ए वाला साइड का मिड पॉइंट यहाँ पे है जिसको मान लेते हैं F।
DEF हो गया। तो अब यहाँ से शीर्ष से केवल इसको ऐसे मिला देते हैं, तो यही वाला जो कहलाता है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को माध्यिका बोलते हैं, माध्यिका। इंग्लिश में इसी को मीडियन बोलते हैं, मीडियन रेखा या माध्यिका, बात एक ही है। हिंदी में माध्यिका बोलते हैं, इंग्लिश में इसी को, यही वाला लाइन जो सामने वाले शीर्ष से अपने अपोजिट यानी सामने वाले भुजा पर क्या करता हो, विभाजित, दो बराबर भाग में बांटता हो, समद्विभाजित करता हो, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, माध्यिका बोलते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं, इसमें इधर से भी देखिए, यदि इसको यहाँ से ऐसे मिला देंगे तो ये भी क्या होता है, ये भी एक माध्यिका हो गया। ठीक उसी तरह यदि यहाँ से इसको ऐसे मिला देंगे, सीधा सीधा एक स्ट्रेट लाइन, फिगर टेढ़ा हो रहा है उससे कोई दिक्कत नहीं, ये स्ट्रेट लाइन होता है हमेशा, तो ये वाला शीर्ष से यदि इसको मिला देंगे तो ये भी क्या कहलाएगा, ये भी एक माध्यिका। किसी त्रिभुज में 3 माध्यिका ही होता है, 3 से अधिक नहीं होता है, ठीक है। तो आइए हम जानते हैं सेंट्रॉइड किसे कहते हैं। तो मित्रों ध्यान दीजिएगा, फिगर थोड़ा फिर से बना देते हैं। सबसे पहले गुरुत्व केंद्र जो कहलाता है यानी सेंट्रॉइड, सबसे पहला पॉइंट है सेंट्रॉइड, इसी को हिंदी में कहते हैं गुरुत्व केंद्र, ठीक है। आइए जानते हैं गुरुत्व केंद्र क्या चीज होता है। ए यदि ट्रायंगल ABC है और ए इसका क्या हो गया, ए वाला जो है FC एक माध्यिका हो गया, BE एक माध्यिका है और AD एक माध्यिका है। ये तीनों माध्यिका जैसे ही किसी त्रिभुज में हम तीनों माध्यिका को ड्रॉ करेंगे तो एक सेंटर, एक ही पॉइंट पे क्या करेगा, आपस में प्रतिच्छेद करेगा, एक दूसरे को काटेगा। इसी पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं, सेंट्रॉइड, सेंट्रॉइड, या फिर इसी को बोला जाता है गुरुत्व केंद्र, ठीक है मित्रों, ध्यान दीजिएगा, इसी को बोला जाता है सेंट्रॉइड या गुरुत्व केंद्र। हर हमेशा एक चीज और इसमें होता है, वो भी डिस्कस करते हैं। मित्रों सेंट्रॉइड या गुरुत्व केंद्र, उसके बाद दोस्तों ध्यान दीजिएगा कि ये जो हमारा त्रिभुज तीनों बनता है, एक देखिए ट्रायंगल लीजिए BC, सबसे पहला जो बात है कि FC जो होगा, FC को गुरुत्व केंद्र क्या करता है, प्रत्येक को, FC हो गया, BC हो गया या AD हो गया, माध्यिका को, गुरुत्व केंद्र हमेशा 2:1 के अनुपात में विभाजित करती है, यानी इसका मतलब क्या हुआ कि मान लेते हैं कि यदि ए वाला 1 यूनिट आएगा 1 सेंटीमीटर, तो ए वाला जो ए पॉइंट को हम G से डिनोट करते हैं गुरुत्व केंद्र को, तो इसको G दे दिए यहाँ पे, तो FG बराबर अगर 1 यूनिट आया, कोई भी सेंटीमीटर लीजिए, मीटर लीजिए, कुछ भी जिसमें भी लेना है या फिर mm में लेना है, कोई भी रहेगा यूनिट, तो अगर ये F यूनिट होगा तो G से C जो आएगा वो हमेशा क्या होगा, डबल यूनिट हो जाएगा, यानी कि इसको लिख सकते हैं GC अनुपात FG जो आएगा हमेशा 2:1 के अनुपात में आएगा। ये अगर 2 आ गया तो ये 2 दूनी 4 हो जाएगा, समझ रहे हैं। यही चीज होता है इसका सबसे पहला प्रॉपर्टी कि गुरुत्व केंद्र जो है हमेशा माध्यिका को 2:1 के अनुपात में विभाजित करती है। दूसरा सबसे बड़ा पॉइंट होता है
कि मान लेते हैं ये वाला कोई चीज नहीं, समझने के लिए लिखे थे, ये कुछ नहीं होता, ठीक है, यही सेंट्रॉइड जी हो गया, ठीक है। तो दूसरा जो सबसे बड़ा बात है वो क्या होता है कि यहां से देखिए ट्रायंगल बीजीसी, ट्रायंगल बीजीसी, बीजीसी बराबर ट्रायंगल आ जाएगा आपका एजीसी, ट्रायंगल एजीसी बराबर उसी तरह होगा ट्रायंगल एजीबी, एजीबी, एजीसी, बीजीसी, एजीबी, ठीक है, एजीबी। तो ये तीनों जो ट्रायंगल आएगा मित्रों, ये तीनों ट्रायंगल जो होता है इक्वल होता है, और वो क्या होगा, ये जो बड़ा वाला ट्रायंगल आएगा आपका 1/3 ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, इन तीनों ट्रायंगल का जो एरिया निकलेगा वह हमेशा क्या रहेगा, जो बड़ा वाला ट्रायंगल ए बी सी होगा उसका 1/3 आएगा, 1/3 आएगा। यही दो प्रॉपर्टी है। जब पहला तो बता दिए कि इस एजी बटे जीडी यदि लिखेंगे, एजी बटे जीडी, ठीक है, उसी तरह से एफ जी बराबर होगा आपका एफ जी बटे जीसी, बराबर आपका हो जाएगा फिर जी बटे क्या आएगा आपका, जी बटे जीबी बराबर 2/1 आएगा, यानी 2:1 में आएगा। ये हमेशा यही दो प्रॉपर्टी सेंट्रॉइड में गुरुत्व केंद्र में पाया जाता है। त्रिभुज का गुरुत्व केंद्र दो आधारभूत बात बतलाता है, ठीक है। आइए अब जानते हैं इन सेंटर क्या चीज होता है। तो मित्रों देखिए गुरुत्व केंद्र हो गया, सेकेंड पॉइंट है इन सेंटर, जिसको अंतः केंद्र भी कहते हैं, हिंदी में इसको अंतः केंद्र कहते हैं। फिर वही एक ट्रायंगल बनाएंगे, ठीक है। अच्छा, पिछली बार हमने भुजा को दो बराबर भाग में बांटा था एक मीडियन के द्वारा। इस बार हम लोग क्या करेंगे, इन सेंटर के लिए, इन सेंटर में हर हमेशा इसका जो कोण है वो कहाँ आके भुजा को दो बराबर भाग में बांट रहा है या नहीं उससे मतलब नहीं है, हमको कोण को दो बराबर भाग में, कोण का समद्विभाजक, ठीक है, ये समद्विभाजक हो गया, ई पॉइंट पर आकर मिला, ठीक है। तो जो कोण बना हमारा ए बी सी, यहाँ भी डी ई एफ, ठीक है। तो इस बार क्या कर रहे हैं कि कोण ए का समद्विभाजक एडी हो गया, कोण बी का समद्विभाजक बीई हो गया, और कोण सी का समद्विभाजक एफसी हो गया। तो ये तीनों एक पॉइंट पे एक दूसरे को, एक तीसरे को क्या करेगा, एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेगा, क्रॉस करेगा, काटेगा। तो तीनों एक जहां पे मिड पॉइंट रहेगा, मिडिल जो तीनों जहां पे मिलेगा, तो इसी बिंदु को हम लोग इन सेंटर बोलते हैं। और इन सेंटर में एक बात सबसे बड़ा चीज क्या है कि यदि इसको हम इन सेंटर को एक सर्किल बनाएंगे यहाँ से मैक्सिमम रेडियस लेकर, तो ये तीनों भुजा को क्या करेगा, टच करेगा इंटरनली, नॉट एक्सटर्नली। एक सर्किल अगर ड्रॉ करेंगे इन सेंटर से लेकर, यहाँ से यहाँ नाप लिए, यहाँ से यहाँ लंबवत दूरी जो होगा। दूसरा चीज क्या है कि यहाँ से यहाँ अगर ये वाला इन सेंटर, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, अंतर केंद्र को, इसको आई से डिनोट किया जाता है, ठीक है। तो इन सेंटर जो होगा, यहां से अगर इस पर एक परपेंडिकुलर ये वाला साइड पर डाल देंगे, यहां से परपेंडिकुलर ए वाला साइड पर डाल देंगे एक लंब, और यहां से परपेंडिकुलर एक ए वाला साइड पर डाल देंगे, तो तीनों का परपेंडिकुलर का जो डिस्टेंस आएगा वह क्या आएगा, समान आएगा, ठीक है। तीनों चूंकि इन सेंटर है, और इन सेंटर से जो लंब खींचा जाता है सामने वाले भुजा पे,
तो हमेशा क्या आएगा, तीनों इक्वल आएगा। तीनों सर्किल जो सर्किल ड्रॉ करेंगे तो तीनों, यही इसका रेडियस होता है। तो इन सेंटर का यही एक सबसे बड़ा बात है। और दूसरा भी बात है, तो मित्रों मुख्य इसका यही चीज है। यहां से अब इसको मान लेते हैं कि ये एफ डैश पॉइंट पर है, तो यहां से ये वाला हो गया आपका ई डैश, इसको मान लीजिए ए वाला बिंदु को, और यहां से ए वाला बिंदु को डी डैश मान लेते हैं। ठीक है, तो ये तीनों जो आएगा एफ आई, एफ डैश आई, ई डैश आई, एफ डैश आई बराबर ई डैश आई बराबर आपका हो जाएगा डी डैश आई। ये तीनों जो होगा इक्वल होगा। ठीक है, और इसी को आर बोला जाता है, रेडियस ऑफ सर्किल यही होता है, लंबवत जो दूरी होता है। तो इन सेंटर क्या है, मेरे ख्याल से समझ गए होंगे। दूसरा एक चीज क्या है कि आपका बीडी बटे डीसी, इन दोनों का रेशियो बराबर ए बी बटे ए सी बराबर सी बाई बी होता है। एक कांस्टेंट निकल के आता है जो कि होगा, दोनों में एक रिलेशन होता है। ठीक है, और कुछ नहीं है इन सेंटर में। अब आइए जानते हैं सरकुम सेंटर, परिकेंद्र केंद्र के बारे में। ठीक है, सरकुम सेंटर जिसको बोलते हैं परिकेंद्र। ठीक है मित्रों, फिर से एक ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं हम लोग। अब देखिएगा कि ए दे दीजिए, बी दे दीजिए और ए वाला पॉइंट सी दे दीजिए। ठीक है, अब देखिए ए वाला साइड का एक मिडिल पॉइंट, ए बी का मिडिल पॉइंट हम मान लेते हैं एफ, एसी का मिडिल पॉइंट मान लेते हैं ई, और इसका मिडिल पॉइंट मान लेते हैं कौन सा, डी। ठीक है, अब क्या करेंगे कि यहां से इस पर एक परपेंडिकुलर डालेंगे, लंब समद्विभाजक। कहां जाएगा उससे हमको कोई मतलब नहीं है, देखिए बाहर ही जाएगा, लेकिन ये कोण कितने का होगा, 90 डिग्री का होगा। ठीक उसी तरीका से इस पर से भी एक परपेंडिकुलर हम लोग डालेंगे। थोड़ा सा और ऊपर कर देते हैं ई को। देखिए ये मान ली ए भी 90 डिग्री होगा। ठीक उसी तरीका से इस पर एक और परपेंडिकुलर ऐसे डालेंगे ए वाला पॉइंट पे, ए भी मान लिए हम 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री होगा ही, परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो ये जो लंब समद्विभाजक जहां पे मिलता है, ठीक है, तो यही लंब समद्विभाजक क्या होता है कि यदि इसको इतना को सेंटर मानकर, अब ठीक इसी को यहां से ई से ये मान लेते हैं, एक लंब समद्विभाजक को ओ से डिनोट किया जाता है। ठीक है, सॉरी पी से, इसको हम लोग पी से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो ये जो लंब है केवल त्रिभुज पे, एक त्रिभुज के जो साइड है, तीनों साइड, तीनों पर लंबवत एक रेखा डालकर, एक परपेंडिकुलर डालकर इसको क्या किया गया, दो बराबर भाग में बांट दिया गया। जितना ए होगा एफ ए बराबर हो आ जाएगा आपका एफ बी। ठीक उसी तरह का से ए ई बराबर आपका होगा ई सी। ठीक उसी तरीका से बी डी बराबर आपका होगा डी सी। ठीक है, तो ये तीनों भुजा को, तीनों साइड को क्या कर रहा है, ये जो रेखा है एफ बी
ये यहाँ तक बढ़ाए हैं इसको, तो ये दो बराबर भाग में बांट रहा है। साथ ही साथ ये वाला साइड पे तीनों पे क्या है, परपेंडिकुलर है, लंब है, ठीक है। तो ये जहां पे मिलता है इसी को हम लोग सर्कुम परिकेंद्र बोलते हैं। यदि इतना इतना को हम लोग क्या बोलेंगे, परिकेंद्र से एक सर्किल हम लोग ड्रॉ करेंगे यहां से यहां तक का लेके, देखिए डॉटेड लाइन से मिला दिए, तो एक परिकेंद्र से शीर्ष, तीनों शीर्ष का जो दूरी होता है समान होता है, यानी कि पी ए बराबर पी बराबर पी होगा। यही त्रिभुज, बाह्य त्रिभुज का जो परिकेंद्र सर्कुम सेंटर मान के अगर हम एक सर्किल ड्रॉ करेंगे तो ये तीनों को बाहरी भुजा से टच करेगा, तीनों शीर्ष को टच कर जाएगा। अब बाहर से हमेशा इन सेंटर में अंदर तीनों भुजा को टच कर रहा था कहीं पे भी, लेकिन बाहरी भुजा को टच कहाँ करेगा, हमेशा सेंटर में, इसका जो रहेगा शीर्ष पे यानी वर्टिसेस पे टच करेगा, ठीक है, वर्टेक्स पे। तो ये हमेशा जो तीनों होता है तीनों बराबर दूरी आता है, आपका बीपी, पीवी, पीए, पीसी, और यही सर्किल जो ड्रॉ करते हैं उसमें रेडियस आता है। चलिए इसमें इतना ही है मित्रों, और अब जानते हैं हम लोग एक आखिरी बचा हुआ है ऑर्थो सेंटर, जिसको क्या बोलते हैं, लंब केंद्र। ऑर्थो सेंटर, लंब केंद्र, ठीक है। फिर से ट्रायंगल ड्रॉ कीजिए, ए बी सी। अब देखिए क्या करेंगे, इस बार सामने से शीर्ष से यहां डायरेक्ट एक लंब डालेंगे ए वाला भुजा पर, फिर ए वाला शीर्ष से इस भुजा पे लंब एक डालेंगे, और ए वाला शीर्ष से इस भुजा पे एक लंब डाल देंगे। कोण को दो बराबर भाग में बांटेगा या नहीं उसका कोई निश्चित नहीं है, लेकिन क्या है कि यहाँ से यदि इस पर एक लंब डाले, यहाँ से इस पर एक लंब डाले, और यहाँ से इस पर एक लंब डाले ये वाला साइड पे, तो ये तीनों भी आपस में एक दूसरे को क्या करेगा, प्रतिच्छेद करेगा किसी बिंदु पर। तो इसी को हम लोग ऑर्थो सेंटर बोलते हैं, जिसको लंब केंद्र बोला जाता है, और यही लंब केंद्र क्या कहलाता है, पी कहलाता है। और जो परिकेंद्र बोलते हैं उसको ओ से डिनोट किया जाता है, नोट कर लीजिएगा। ये जो परिकेंद्र हम अभी बताए कि लंबवत केवल भुजा को बांटेगा, ये यहाँ से गुजरेगा, ये यहाँ इससे गुजरेगा, ये वाला मान लीजिए यहाँ से, कोई जरूरी नहीं है, तो इसको क्या बोला जाता है, इसी को परिकेंद्र को ओ से डिनोट किया जाता है, ठीक है, इस सर्कुम सेंटर को। लंब केंद्र को हम लोग पी से डिनोट करते हैं, ठीक है, सुधार लीजिएगा उसको। अब एक लंब केंद्र क्या हो गया, ध्यान से समझिएगा कि यहां से इस पर लंब केवल है, ये दो बराबर भाग में बांटेगा या नहीं, भुजा को दो बराबर भाग में नहीं बांट रहे हैं हम। वो हो सकता है कि इधर वाला BC, इसको D मान लीजिए, इसको E मान लीजिए, इसको F अगर मान लीजिए, तो ये BD बराबर BD बराबर DC, या तो हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता है, कोई निश्चित नहीं है। ठीक उसी तरह यही बराबर AC हो भी पाएगा या फिर नहीं हो पाएगा, इसका कोई निश्चित नहीं है, ठीक है। हम क्या कर रहे हैं, केवल शीर्ष से इस साइड पर लंब डाल रहे हैं, ए वाला शीर्ष से सामने वाला साइड भुजा पे डाले, B से फिर AC इसके सामने का भुजा है तो इस पे एक लंब डाले, C से इस पे एक लंब डाले, AB पे। तो ये तीनों आपस में जहां एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर दिया, तो उसी पॉइंट को हम लोग लंब केंद्र बोलते हैं, यानी कि आपका ऑर्थो सेंटर कहलाता है। ठीक है, तो यही चार सेंटर की, कोई भी ट्रायंगल के अंदर ये चारों सेंटर होता है। आपका पहला गुरुत्व केंद्र हो गया, जो कि
मान लीजिए एक बार शॉर्ट में इसको लिख लीजिए, ठीक है। यहाँ ध्यान दीजिएगा, हम पहले से लिखे हैं। गुरुत्व केंद्र जो होता है माध्यिकाओं का मिलन बिंदु हो गया आपका, जहां तीनों माध्यिका एक दूसरे से कोई क्या करता है, मिलता है। अंतः केंद्र जो हो गया ये कोण समद्विभाजक, कोण समद्विभाजकों का मिड पॉइंट या मिलन बिंदु जो भी बोलिए। अच्छा, ये क्या है, हर हमेशा माध्यिका शीर्ष से खींचा जाता है और भुजा को, माध्यिका जो है भुजाओं का समद्विभाजक होता है। माध्यिका हमेशा भुजाओं का समद्विभाजक होता है। इसी को क्या ब्रैकेट में हम इसीलिए लिख दिए हैं, ठीक है। और सामने वाला शीर्ष, जैसे देखिए एक लंब समद्विभाजक बताए थे कि जो कि इस साइड पर लंब डाले, लेकिन ए वाला साइड पर अगर लंब डाले तो ये शीर्ष से नहीं मिल रहा है, शीर्ष से बाहर से गुजर रहा है। ए वाला साइड पर ठीक उसी तरह का से यदि लंब डालेंगे तो ये देखिए यहाँ से गुजर जाएगा। और अगर ए वाला साइड पर लंब डालेंगे तो यहाँ ए वाला साइड से एक लंब बिंदु ले जाएंगे तो कोई जरूरी नहीं कि शीर्ष से बाहर से गुजर जाएगा, तो ये लंब समद्विभाजक कहलाता है, जो कि लंब केंद्र आपका बनता है। ए चलिए, कोण का समद्विभाजक मिलन बिंदु हो गया। कोणों का समद्विभाजक जिसको क्या बोलते हैं, इन सेंटर बोलते हैं। परिकेंद्र आपका हो गया कि तीनों भुजा से लंब समद्विभाजक जो रहता है आपका, यही वाला जो बताए, तीनों भुजा का, तीनों भुजा का लंब समद्विभाजक भाजक का मिलन बिंदु, मिलन बिंदु, ठीक है। उसी तरीका से ऑर्थो सेंटर लंब केंद्र क्या हो गया, तीनों भुजा पर, इसमें देखिए शीर्ष से लंब नहीं डाला गया है, इसमें केवल भुजा पर लंब डाला गया है। यदि हम शीर्ष से लंब डालेंगे तो उस केस में उसको हम लोग जहां पे मिलेगा शीर्ष से सामने वाली भुजा पर डाला गया लंब, ठीक है, डाला गया लंब यानी परपेंडिकुलर, ठीक है। तो शीर्ष से सामने वाली भुजा पे लंब इस तरीके से डालते हैं। देखिए मित्रों, यहाँ से ऐसे डाल दिए, यहाँ से इसको सामने वाला भुजा पे ऐसे डालेंगे और यहाँ से सामने वाला शीर्ष से मिला देंगे। ये इसमें क्या है, परिकेंद्र और लंब केंद्र में अंतर यही होता है कि ये शीर्ष से मिल के बनता है और इसमें परिकेंद्र में क्या है, वो शीर्ष से कोई मतलब नहीं है, उसको हम केवल भुजा से मतलब रखते हैं, उसी को परिकेंद्र बोला जाता है, ठीक है। शीर्ष से मिलाना जरूरी नहीं है। इसमें साथ ही साथ ये लंब केंद्र जो होता है ये भुजा का समद्विभाजक नहीं होता है। भुजा को देखिए यहाँ ज्यादा कम है, इधर ज्यादा है, तो ये भुजा का समद्विभाजक नहीं होता है, लेकिन तीनों भुजा का ये लंब समद्विभाजक जो होता है उसका जो क्रॉसिंग पॉइंट आएगा उसी को परिकेंद्र बोले जाते हैं। और एक क्या करता है, केवल शीर्ष से सामने वाला भुजा पर एक लंब डालते हैं, उसको हम लोग पी यानी लंब केंद्र बोलते हैं, ठीक है। तो चारों केंद्र में यही है। चारों में कुछ कॉमन बात है। सबसे पहले जो होता है पॉइंट कि क्या होगा, एक कोई भी ट्रायंगल में सबसे पहले लीजिए समबाहु त्रिभुज यानी इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल का तीनों जो चीज होता है चारों, उसका बोलिए लंब केंद्र बोलिए या कुछ भी बोलिए,
ठीक है। तो इसमें जो चारों सेंटर आपका आता है, गुरुत्व केंद्र, अंतः केंद्र, परिकेंद्र और लंब केंद्र, इक्विलैटरल ट्रायंगल में, इक्विलैटरल ट्रायंगल यानी समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज में इसमें जो चारों सेंटर आपका आता है वो एक ही पॉइंट पे आएगा। कोई भी सेंटर होगा, सेंट्रॉइड, गुरुत्व केंद्र बोलिए, अंतः केंद्र बोलिए, परिकेंद्र या लंब केंद्र, वो हर हमेशा ये समबाहु त्रिभुज में एक ही बिंदु पर आता है। ठीक है। उसके बाद फिर क्या हो जाता है, बाकी सारे ट्रायंगल में ऐसा बात नहीं है। बाकी में क्या प्रॉपर्टी पाया जाता है कि बाकी कोई भी त्रिभुज में आपका लंब केंद्र P, लंब केंद्र को P से डिनोट करते हैं, गुरुत्व केंद्र को G से डिनोट करते हैं और परिकेंद्र को O से डिनोट करते हैं। इन सेंटर को I से डिनोट करते हैं, तो ये I का बात अभी नहीं करेंगे। एक केवल 3 केंद्र को बोलिए, लंब केंद्र हो गया, लंब केंद्र, गुरुत्व केंद्र, गुरुत्व केंद्र और ये आपका हो गया परिकेंद्र। परिकेंद्र ये तीनों जो होगा एक ही बिंदु पर, एक ही लाइन में होता है। जैसे ये स्ट्रेट लाइन है तो मान लीजिए लंब केंद्र यहाँ हो जाएगा तो परिकेंद्र यहाँ हो, जी गुरुत्व केंद्र यहाँ आएगा, आपका परिकेंद्र यहाँ हो जाएगा, या फिर गुरुत्व केंद्र यहाँ आएगा तो ये आपका परिकेंद्र यहाँ हो जाएगा। ऐसे होता है। गुरुत्व केंद्र हमेशा बीच में ही आता है दोनों का। तो उसमें क्या एक रिलेशन पाया जाता है कि P से G जो होगा, PG बराबर G से O, मान लीजिए P है, G है, यहाँ आपका O है। ठीक है। तो PG बराबर GO जो होगा वो 2:1 के अनुपात में हमेशा आएगा। किसी भी ट्रायंगल में एक ही स्ट्रेट लाइन पर ये तीनों चीज मिलेगा हमको, चाहे जैसा भी ट्रायंगल हो। जब तीनों खींचेंगे उस पर, मान लीजिए एक ट्रायंगल हम लिए, सबसे पहले इसमें हम क्या खींच देते हैं, लंब केंद्र। लंब केंद्र क्या हो गया, सामने वाली शीर्ष से इस पर डाला गया लंब, यहाँ लंब डाल दिए, यहाँ पे एक लंब डाल दिए। ठीक है। उसके बाद गुरुत्व केंद्र क्या होता है, फिर गुरुत्व केंद्र है कि माध्यिका का मिलान बिंदु, मान लेते हैं कि माध्यिका आपका ये है, तो माध्यिका का पॉइंट ये, यहाँ से माध्यिका तीनों गुजरेगा हमारा, ऐसे करके। तो ये तीनों फिगर तिरछा हो जा रहा है, तीनों यानी जो कटेगा आपस में वो एक ही लाइन पर आके कटता है, तीनों एक स्ट्रेट लाइन पर होगा हर हमेशा, तीनों केंद्र जब भी आएगा। तो वही तीनों केंद्र को क्या है, एक रिलेशन होता है कि P से G जो होगा, G से O क्या आएगा, हर हमेशा 2:1 के अनुपात में आएगा। PG बराबर GO बराबर 2:1 होता है। सॉरी PG/GO बराबर नहीं मित्रों, अनुपात देंगे तभी तो। PG अनुपात GO का जो अनुपात होगा दो, यानी PG जो होगा हर हमेशा दुगना किसका होगा, G से O का दुगना होगा। PG जो होगा हर हमेशा GO का 2 गुना हो जाएगा। इसका मतलब यही होता है PG, ठीक है, PG बटे GO अगर हम लोग लिखेंगे तो 2/1 हो जाएगा। उलट के अगर लिख दीजिए इसको GO बटे PG तो ये भी क्या हो जाएगा, 1/2 के हो जाएगा। तो इसके लिए इतना ही त्रिभुज से रिलेटेड सारा बात हमने कुछ पिछला वीडियो में भी बताया था, इसमें भी बता दिए हैं। त्रिभुज आपका पूरा समाप्त हो गया। जो जो मुख्य बात है इंपॉर्टेंट, जिससे कि एग्जाम वगैरह, कॉम्पिटिटिव एग्जाम वगैरह में क्वेश्चन ज्यादा आने का चांस होता है, इतना ही है। अब आइए इससे रिलेटेड 1-2 प्रश्न क्वेश्चन आंसर करके देख लेते हैं, 1-2 प्रॉब्लम सोल्व कर लेते हैं। प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम है।
देखिए क्वेश्चन में दिया गया है कि ए बी जो है, ए से बी जो है, बी और सी, ए वाला साइड और ए वाला साइड दोनों क्या है, बराबर हो गया है। तो ए दोनों बराबर है साइड, तो हमको कोण बी का वैल्यू पूछा है कि कितना डिग्री होगा, कोण बी का वैल्यू बताना है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, कोई ज्यादा इसमें घुमा फिराव नहीं है, बस सोचने का थोड़ा तरीका चाहिए। हम लोग जानते हैं जब ये दोनों साइड बराबर है तो ये दोनों एंगल भी बराबर होगा, यानी कि समझ लीजिए यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ पे देख लीजिए कोण ए बराबर हो जाएगा आपका कोण सी। तो कोण ए का वैल्यू पहले से दिया हुआ है 2x माइनस 20 डिग्री, यानी बराबर ये कितना हो जाएगा 2x माइनस 20 डिग्री। ये वाला भी एंगल हमारा कितना हो जाएगा 2x माइनस 20 डिग्री। अब कुछ नहीं करना है, तीनों को अगर जोड़ देंगे तो तीनों का योग हमेशा त्रिभुज में तीनों कोणों का योग, हमने पिछले वीडियो में बता रखा है कि कोई भी त्रिभुज है उसमें तीनों एंगल, इंटीरियर एंगल का जो सम आएगा हमेशा 180 डिग्री आएगा। तो अगर तीनों को जोड़ देंगे यानी कोण ए प्लस कोण बी और प्लस कोण सी बराबर 180 डिग्री। सिंपल सा क्वेश्चन है, कुछ नहीं कीजिए, तीनों को जोड़ दीजिए तो x हो जाएगा प्लस 2x कोण ए है 2x माइनस 20 डिग्री प्लस कोण बी आपका x डिग्री है, प्लस ए भी हम कितना निकाले 2x माइनस 20 डिग्री, तो बराबर ये कितना का होगा 180 डिग्री का होगा। अब देखिए 2x x 2x मिला के हो गया 5x, अब माइनस 20 मिला के माइनस 40 डिग्री बराबर 180 डिग्री। अब x को इधर कर देते हैं तो 5x बराबर कितना हो जाएगा 220 डिग्री। 5 से इसको काट दीजिए तो 44, 5 चौक 20, 5 चौक 20, 44 डिग्री, यानी x का वैल्यू हमको कितना निकल गया, कोण b बराबर x डिग्री दिया हुआ था, वही x का वैल्यू कितना निकला 44 डिग्री। यही इसका आंसर हो जाएगा। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ऐसा एग्जाम में इतना इजी नहीं पूछता है, लेकिन बेसिक से समझते हैं, इसके लिए करना जरूरी हो सकता पूछ भी दे। ठीक है, आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। मित्रों दिया गया है कि पी क्यू जो है क्यू आर के बराबर है, यानी ए वाला साइड इस बार और ए वाला साइड ये दोनों क्या है बराबर दिया गया है। हमको एक्स का वैल्यू पूछा है, ठीक है। तो एक चीज जान लेते हैं कि अब जब तक हमको ए वाला एंगल पता नहीं चलेगा और ए वाला पता नहीं चलेगा, जब तक हम एक्स का वैल्यू कैसे निकाल पाएंगे, ठीक है। चलिए जानते हैं इसको। अब देखिए ये 100 डिग्री है अगर, तो ये कितना होगा, एक ही स्ट्रेट लाइन पर दोनों एंगल है, तो ए अगर 100 डिग्री है तो ये भी हमारा ये कितना बच के आ जाएगा 100 में से 80 180 में अगर 100 घटा देंगे तो ये वाला हमारा 80 डिग्री निकल जाएगा, ठीक है। बहुत सिंपल सा है। अब ए अगर 80 डिग्री निकला तो हमारा ए भी एंगल कितना हो जाएगा, पी क्यू बराबर क्यू आर। कौन सा एंगल पूछा है, पी क्यू और पी आर को उसका मान
मित्रों यही देखिए मिस्टेक है, पी क्यू बराबर पी आर है, क्यू आर नहीं है, पी आर है, इसीलिए क्वेश्चन गलत हो रहा था, हम भी नहीं समझ रहे थे। पी आर है, पी और क्यू जो है, पी क्यू बराबर पी आर है दिया हुआ, समझ रहे हैं। यानी ए एंगल जितना होगा उतना ही ए वाला भी हो जाएगा, समझ रहे बात। जब ए 80 डिग्री निकला, क्वेश्चन मिस्टेक था इसीलिए हम भी थोड़ा अटक जा रहे थे। पी क्यू बराबर पी आर हो जाएगा, क्योंकि अगर ए दोनों बराबर रहेगा आपका, ये दोनों बराबर है तो फिर ए एंगल बराबर होगा, तो ये इसके बराबर तो 80 डिग्री निकल जाएगा। यदि वो भी क्वेश्चन मान लीजिए इसमें पी क्यू बराबर पी आर क्यू आर दे देते हैं, तो डायरेक्ट हमको एक्स का वैल्यू कितना निकल जाएगा, 80 डिग्री। क्यों निकलेगा, क्योंकि देखिए ये दोनों एक ही सरल रेखा पर कोण है, एक ही स्ट्रेट लाइन पर, तो ये बाहर का कोण अगर 100 डिग्री है तो ये टोटल एंगल लाइन पर कितना होता है, 180, तो अंदर का x बराबर ये अंदर का 80 डिग्री निकल जाएगा। तो ए एंगल अगर 80 डिग्री है और ए भुजा दोनों बराबर भुजा है, तो ए कोण भी दोनों बराबर कोण हो गए, यानी x का वैल्यू कितना आ जाएगा, डायरेक्ट 80 डिग्री आ जाएगा। लेकिन आंसर उतना नहीं है दिया हुआ, यहाँ पे दिया हुआ है पी क्यू जो है वो पी आर के बराबर है, ए वाला भुजा जो है इसके बराबर है। तो देखिए जब ए वाला भुजा इसके बराबर हो गया तो ये दोनों भुजा बराबर है, तो ए वाला कोण बराबर ये कोण होगा। ये हम लोग 80 डिग्री निकाल लिए, भी 80 डिग्री निकल गया, तो अब ए वाला कोण निकालना है, तो एक्स का वैल्यू इसमें कितना हो जाएगा, 180 डिग्री में अगर ई दोनों को जोड़कर घटा देंगे, 80 डिग्री और प्लस 80 डिग्री, ये दोनों को माइनस कर दीजिए, तो 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री 160 डिग्री बराबर 20 डिग्री, यानी x का वैल्यू कितना निकला हमारे पास, 20 डिग्री निकल गया। ठीक है, यही जो क्वेश्चन था, थोड़ा मिस्टेक हो रहा था क्वेश्चन में। मान लीजिए ये भी क्वेश्चन हो सकता है, कोई ये नहीं है, तो इसमें भी डायरेक्ट आपको क्या कर देना है कि जब दो साइड जो दोनों बराबर होता है, तो दोनों साइड पर जो नीचे वाला साइड से बनेगा एंगल, वो दोनों एंगल भी बराबर होता है, समद्विबाहु त्रिभुज हो जाता है। वो भी हम पढ़ा चुके हैं पिछले वीडियो में, एक बार देख लीजिएगा यदि न समझ में आए तो। चलिए तीसरा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन में थोड़ा जान है, ध्यान से समझिएगा। देखने से बहुत हार्ड समझ में आएगा, लेकिन हार्ड कुछ नहीं होता। यहाँ पे मित्रों दिया हुआ है कि कोण ए का जो वैल्यू है 40 डिग्री है। हमसे पूछा क्या है, इसको मान लीजिए x, तो हमको x का वैल्यू निकालना है सिंपल से, यानी कि कोण BPC, कोण BPC, ठीक है, ऐसे ही इसको लिखिए, कोण BPC बराबर क्या होगा। साथ ही साथ क्या दिया हुआ है दोस्तों कि BP और PC जो है, BP और PC क्रमशः कोण B और कोण C का समद्विभाजक है। सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज यही दिया है कि दोनों जो है समद्विभाजक है। यानी इसका क्वेश्चन का कहने का मतलब क्या हो गया कि ए वाला जो लाइन है वो कोण बी को दो बराबर भाग में बांट रहा है, ठीक है, और ए वाला जो लाइन है बी से लेके सी तक, ये कोण सी को दो बराबर भाग में बांट रहा है। यानी कि मान लेते हैं ए अगर थीटा है तो ए भी हमारा एंगल कितना होगा, थीटा ही होगा। ई अगर हम मान लेते हैं कि अल्फा है तो ए भी हमारा एंगल कितना होगा, अल्फा ही होगा। बात समझ गए। चलिए अब इसका प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल का ही यूज करेंगे। इसमें क्या होगा कि अब सोच जोड़ लीजिए, ए वाला एंगल 40 डिग्री अगर है तो ए दोनों एंगल को मिला देंगे, यानी कोण बी और प्लस कोण सी, ये दोनों को मिलाकर कितना हो जाएगा, 180 में केवल 40 डिग्री घटा देंगे,
ध्यान से समझिएगा, समझने का चीज है कि ए वाला एंगल ऊपर का दिया हुआ है 40 डिग्री हमको, तो ये दोनों एंगल मिलाकर क्या हो जाएगा 180 में केवल 40 डिग्री माइनस कर देंगे, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोनों का योग कितना होता है 180 डिग्री होता है। द सम ऑफ ऑल थ्री इंटीरियर एंगल इन ए ट्रायंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो कोण बी प्लस कोण सी को यदि दोनों को जोड़ देंगे तो वो दोनों का जो सम आएगा वो कितना आ जाएगा आपका 180 डिग्री माइनस 40 डिग्री, यानी कि आपका 140 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए क्या है कि ये लंब सॉरी बीपी जो है ये कोण बी का समद्विभाजक है, बी सी है जो ये इसका समद्विभाजक है। ठीक है, तो ये अंदर भी जो दोनों एंगल बचेगा ये आधा इधर से निकल जाएगा, आधा इसका इधर से, दोनों बराबर बराबर घट जाएगा। तो अंदर वाला भी अगर क्या केवल ए वाला ट्रायंगल हम लोग कंसीडर करेंगे तभी तो कौन सी का एक्स का वैल्यू पता चलेगा हमको। ठीक है, केवल ए वाला ट्रायंगल देखिएगा तो अंदर जो बचेगा वो ठीक इसका आधा बचेगा। ये दोनों को ऐड करने के बाद कितना आएगा इसका आधा आएगा, क्योंकि आधा तो ये बाहर हो जाएगा, आधा आधा बीच में बांट रहा है ये लाइन। तो अंदर जो होगा ये दोनों का अगर हाफ कर दीजिए तो इसमें भी 2 से भाग दे दीजिए, यानी अंदर का एंगल कितना बच जाएगा 70 डिग्री। यानी ए और ए दोनों को मिलाकर अल्फा प्लस थीटा, जिसको हम लिखे हैं अल्फा प्लस थीटा। ये देखिए ए भी थीटा है, ये भी थीटा है, तो 2 थीटा टोटल एंगल हो गया बराबर कौन सी ए भी अल्फा है, ए भी अल्फा है, ध्यान से समझिएगा। तो 2 अल्फा बराबर कौन बी, कौन सी बराबर कौन बी। ये दोनों क्या है आधा आधा एंगल ही हम ले रहे हैं, केवल अल्फा प्लस थीटा, तो केवल अल्फा प्लस थीटा कितना आ जाएगा ठीक इसका आधा आ जाएगा 70 डिग्री। ठीक है, जो कि निकाल लिए। अब देखिए ए भी एक अंदर ट्रायंगल है, तो ये भी तीनों कोनों को अगर आपस में जोड़ेंगे तो कितना होगा 180 डिग्री होगा, यानी x प्लस 70 डिग्री, दो एंगल का वैल्यू तो 70 डिग्री हो ही गया, तो x प्लस 70 डिग्री बराबर 180 डिग्री। तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा 180 डिग्री माइनस 70 कर दीजिए, तो इसका निकल गया 110 डिग्री। ठीक है, यही इसका आंसर है। क्वेश्चन ज्यादा कुछ घुमाया है लेकिन ध्यान से समझिएगा, तो बहुत ही इजी क्वेश्चन ये भी था, थोड़ा घुमा देता है एग्जाम के टाइम पर, कोई भी बोर्ड एग्जाम वगैरह में भी ये सब क्वेश्चन आते हैं, 9 10 में भी रहता है इस टाइप का। तो इसी के लिए क्या है कि ध्यान से एक एक प्रॉपर्टी का, पहले हमने बाहर वाला एंगल लिया, बड़ा एंगल एबीसी लिया, सबसे पहले स्टेप में एबीसी एंगल को लिया, एबीसी ट्रायंगल को, तो जिसमें हम लोग ये दोनों कोण बी और कोण सी का वैल्यू 140 डिग्री निकला। ठीक है, कैसे निकला 180 में केवल 40 को माइनस कर दिए, तो कोण बी और कोण सी दोनों को मिलाकर जोड़कर ही निकाल लिए हम लोग, डायरेक्ट एक एक करके नहीं निकाल पाएंगे क्योंकि ये दोनों का सम ही हमको मिलेगा। तो ये दोनों का सम 140 डिग्री। अब ये दोनों का सम अगर 140 डिग्री है पूरा बी का, तो आधा बी और आधा सी कोण लिए तभी तो ये अंदर का ट्रायंगल मिलेगा हमको, क्योंकि ये रेखा जो लाइन जो है क्या कर रहा है दो कोण को दो बराबर समद्विभाजक है कोण का, क्रमशः बी और सी का समद्विभाजक है, कोण बी और कोण सी का, बीपी और पीसी जो है लाइन बीपी और पीसी। तो ये समझ लीजिए कि अगर पूरा एंगल बी पूरा एंगल सी बराबर 140 डिग्री है मिलाकर दोनों, तो आधा एंगल बी और आधा एंगल सी मिलाकर कितना हो जाएगा 70 डिग्री हो जाएगा। तो बहुत सिंपल हो गया। अब क्या है कि ये भी तीनों एंगल ट्रायंगल है, तो ये तीनों का योग भी क्या होगा 180 डिग्री होगा। तो 180 में 70 को माइनस कर दीजिए, एक्स का वैल्यू निकल गया, कोण बीपीसी का वैल्यू जो आएगा 110 डिग्री आएगा। तो धन्यवाद मित्रों, आज के लिए इतना ही। और वीडियो बनाते हैं मित्रों तो कृपया इसको लाइक कीजिए, मेहनत लगता है बनाने में, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके हमें सपोर्ट करें। थैंक यू।